हम लोग क्या देखेंगे आज? एसिटिक अम्ल देखेंगे। क्या देखेंगे? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल या इसका और नाम क्या है? और इसका नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। चाहे इसको क्या बोले हम? एथेनोइक अम्ल। इसको देखना है आप, इसको पढ़ना है। इसको पढ़ने का मतलब है सिरका पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? सिरका। इसका सूत्र बोले तो क्या होता है? सबसे पहले सूत्र देखिए इसका क्या होता है? CH3COOH, CH3COOH। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ होगा। इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ होगा। ये होगा ऑक्सीजन के 2 पूरे, इस कार्बन के 1 और 2, इधर से 4 पूरे, इस ऑक्सीजन के भी 2 पूरे, और कार्बन के इस 4 पूरे, हाइड्रोजन के सबके 1 पूरे हो गए। ये आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की तो संरचना भी आप देख सकते हैं इसकी। अगर बात करें कार्बन की तो 2 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, और इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां पास, एक हाइड्रोजन यहां पास, और एक हाइड्रोजन कहीं यहां पास है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। 1 2 3 और कितने? 4। ऑक्सीजन के पास लास्ट में कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6। ये एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। हाइड्रोजन का सबका 1-1 होता है। ये क्या करेगा? इस सबका 1-1 अपने में शामिल करेगा और इसके कितने पूरे हो जाएंगे? 8 पूरे। ये कार्बन क्या करेगा? इसके 2 लेगा, इसका 1 लेगा और इसका 1 लेगा, तो इसके क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? 1 इसका लेगा, कार्बन का 1 हाइड्रोजन का, तो इसके भी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 6 के इसके खुद के हैं। और ये हाइड्रोजन क्या करेगा? 1 इसका शामिल करेगा तो 2 इसके पूरे। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इसके 2 शामिल करेगा तो इसके भी 8 पूरे। ये इससे 1 लेगा तो इसके 2 पूरे, इसके 1 लेगा तो इसके 2 पूरे, ये इसके 1 लेगा तो इसके भी 2 पूरे हो गए। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की संरचना क्या होगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो बात समझ में आई? इनको तो हम फटाफट क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। आप लोग सीख ही होंगी, बन जाएंगे आप। इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बनाने की क्या देखेंगे? विधि देखेंगे। इसको बनाते हैं। बनाने की कई विधियां हैं, लेकिन उनमें से हम कोई एक विधि क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। ठीक है। एक विधि को देखते हैं। इसका आईपीएससी नाम ये होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। इसमें कोई पूछे कि आपसे इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका, तो क्या हो जाएगा इसका? COOH। इसमें ओइक एसिड जोड़ते हैं, तो इसलिए कितने कार्बन इसमें हैं? 2 कार्बन है। 2 के लिए एथ और COOH के लिए कितना? ओइक एसिड। तो इसलिए बन जाता है क्या? ये एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल। वही इसमें लिखा गया है और इसको एस्टिक अम्ल बोलते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाया जाता है। एस्टिक अम्ल को यानी एथेनोइक अम्ल को हम किससे बनाएंगे? एस्टिक एसीटेट से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? एस्टिक एसीटेट से बनाएंगे। और एस्टिक एसीटेट के तनु अम्ल या तनु क्षार का जल अपघटन जब करते हैं, यानी जल में जब मिलाते हैं और फिर उसका अपघटन करते हैं, तो क्या बनता है वो? तो ये हम बन जाता है क्या? एस्टिक एसिड बन जाता है। और साथ ही में क्या बन जाता है? एथिल एल्कोहल बनता है। ठीक है। देखिए तो देखिए ये CH3COOH C2H5 जो होता है, ये आपका होता है क्या? एथिल एसीटेट। क्या होता है ये? एथिल एसीटेट होता है। और जब इसको हम पानी में इसका क्या कराते हैं? अपघटन कराते हैं, यानी जल अपघटन कराते हैं, तो ये क्या देता है हमको? तो ये हमको देता है क्या? एस्टिक एसिड देता है, यानी CH3COOH देता है। और क्या देता है ये?
एथिल अल्कोहल देता है, यानी C2H5 क्या बनाता है, ये OH बनाता है। और इस तरीके से ये रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। आप सबके नाम जान रहे हैं, ये एथिल एसीटेट है, ये जल है, ये तो आपका क्या है, एसिटिक एसिड है, इथेनोइक अम्ल है, और ये आप पीछे पढ़ चुके हैं क्या, ये एथिल अल्कोहल है। इस तरीके से ये बन करके तैयार हो जाएगा। इसके हमने एक रिएक्शन आपको क्या की, बनाने की बता दी। ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिए तो आपका एथिल एसीटेट बनाना आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके हम क्या देखेंगे, भौतिक गुण देखेंगे। क्या देखेंगे इसके हम, भौतिक गुण देखेंगे। भौतिक, आप भौतिक गुण में लिख सकते हैं कि यह एक रंगहीन, तीव्र गंध वाला तथा संक्षारक द्रव है। क्या है ये, यह कैसा है, यह एक रंगहीन और कैसा है ये, यह एक रंगहीन और क्या बता रहे हैं या तीव्र गंध वाला। कैसा है, इसमें तीव्र गंध आती है। आप इसको, अरे भाई सिरके को ही आप अगर मान लो उसकी गंध देखें तो बहुत तीव्र होती है उसकी गंध, समझ रहे, तीव्र गंध वाला तथा संक्षारक द्रव है। सिरके की तीव्र गंध इसमें एसिटिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही होती है। इसमें सिरके की जो गंध आएगी, जो झार आएगी, वो किसकी होगी, वो एसिटिक एसिड की वजह से ही होती है, ये बता रहे हैं। ठीक है, इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेंटीग्रेड है या 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ की तरह जम जाता है। कितने पर, ये 16.5 सेंटीग्रेड अगर का टेम्परेचर कर दिया जाए तो बर्फ की तरीके से क्या हो जाएगा, बिल्कुल जम जाएगा। जैसे पानी जम जाता है वैसे क्या होगा, ये भी जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा। कुछ बात समझ में आई। इसके बाद हम इसके क्या देखेंगे, रासायनिक गुण देखेंगे। क्या देखेंगे, रासायनिक गुण देखेंगे। इसके बाद हम इसके क्या देखेंगे, रासायनिक गुण देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में जो सबसे पहला हम देखेंगे वो देखेंगे एस्टरीकरण। क्या देखेंगे हम, एस्टरीकरण। और इनको याद भी रखना, एस्टरीकरण देखेंगे। पहला पॉइंट क्या देखेंगे इसका, एस्टरीकरण। रासायनिक गुण में पहला जो पॉइंट हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण क्या होता है, और ये पेपर में अलग से भी पूछा जा सकता है आपसे। तो जब एस्टिक अम्ल की, किसकी, या किसी और अम्ल की, जब एस्टिक अम्ल की या किसी और अम्ल की हम किससे रिएक्शन कराते हैं, जब हम कराएंगे किससे, एल्कोहल से। किससे कराएंगे, एल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा क्या बनता है, एस्टर बनता है, और साथ में क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है, साथ में जल बनता है। इस क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण करते हैं। जब अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं, जिस तरीके से उसमें था उदासीनीकरण में, क्या था, जब अम्ल की क्षार से क्रिया कराते थे तो साल्ट बनता था और वाटर बनता था, तो उसको हम बोलते थे उदासीनीकरण। सेम उसी तरीके से जब हम किसकी क्रिया कराएंगे, अम्ल की क्रिया किससे कराएंगे, एल्कोहल से कराएंगे। किससे कराएंगे, एल्कोहल से, तो हमेशा एस्टर बनेगा और जल बनेगा। इस क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण। जैसे मान लीजिए हम अम्ल यहाँ क्या ले लेंगे, यहाँ अम्ल यही ले लेंगे, एथेनोइक अम्ल CH3COO क्या ले लेंगे, H। ये हमने अम्ल ले लिया, और एल्कोहल ले लीजिए। एल्कोहल कौन सा आप ले लेंगे, मान लो आप C2H5OH ले लेते हैं, ये एल्कोहल ले लिया हमने। अगर इसकी हम क्रिया कराएंगे H2SO4 की प्रेजेंस में, इसकी उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, तो आपका एस्टर बन जाता है। तो आपका बनेगा क्या, एस्टर। CH3COO C2 क्या बनेगा, H5। CH3COO, देखिए ये मिला है हमको, यहाँ से ये मिला है CH3COO, और साथ में इसके क्या चला गया है, C2H5 इधर जाके जुड़ गया, तो क्या बचा आपके पास, H और OH, तो H2 बचेगा नहीं बचेगा, तो इस तरीके से क्या बनेगा, H2 बचेगा। कुछ बात समझ में आई, नहीं समझ में आई। जब किसी अम्ल की किसी एल्कोहल से क्रिया कराते हैं तो एस्टर बनता है और साथ में जल बनता है। इसी क्रिया को हम बोलते हैं क्या, एस्टरीकरण बोलते हैं। कुछ अब बात समझ में आई।
तो इस तरीके से इस रिएक्शन को हमने क्या किया, इसमें ये और ये आपस में मिल गए हैं और ये H और OH बाहर क्या हो गया है, निकल गया है, वाटर बन गया है और इस तरीके से रिएक्शन आपकी क्या हुई, कंप्लीट। इसका दूसरा पॉइंट कौन सा देखेंगे, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण देखिए हैलोजनीकरण क्या होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। हैलोजनीकरण क्या है, जब एस्टिक अम्ल की क्रिया किससे कराएंगे, क्लोरीन या ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं, तो जो मेथिल ग्रुप होगा उसका एक एक हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह पर स्वयं क्लोरीन क्या हो जाती है, आ जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, हैलोजनीकरण। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। देखिए CH3COO क्या होता है, H। अगर आप इसकी रिएक्शन किससे करा देते हो, इसकी प्रेजेंस में बोल रहे थे लाल फास्फोरस, किसकी प्रेजेंस में बोल रहे हैं, लाल फास्फोरस लिया गया, लाल फास्फोरस की जब उपस्थिति में कराते तो क्या बनता है, देखिए एक क्लोरीन इस एल्किल ग्रुप के पास आएगा, ये मेथिल ग्रुप जो लगा इसके पास आएगा और एक हाइड्रोजन के इसको डिलीट करेगा, तो क्या बन जाएगा CH2 और एक इसकी जगह हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। बाकी आपका बनेगा COO क्या बनेगा, H बनेगा। एक यहां से हाइड्रोजन निकला और एक यहां से क्लोरीन बचा, तो क्या बनेगा, HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, ठीक। फिर देखिए क्या हुआ, फिर से अगर हम क्रिया कराते हैं किससे, CH2Cl और COOH की क्रिया कराते हैं, फिर से क्लोरीन से करा देते हैं, किसकी प्रेजेंस में, लाल फास्फोरस। तो क्या होगा, फिर से एक हाइड्रोजन डिलीट हो जाएगा, उसकी जगह पर फिर से क्लोरीन आ जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका CH और आपका आ जाएगा Cl और बनेगा COO कितना बनेगा, H और साथ में HCl क्या होगा, बन जाएगा। कुछ बात समझ में आई। फिर से क्या होगा, ये जो बना आपका CH और Cl COO कितना, H। फिर से जब Cl2 से क्रिया करेगा किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, यही इसमें लिख लेना। तो आपका फिर से क्या होगा, ये इसका हाइड्रोजन फिर से डिलीट हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ क्लोरीन कितने हो गए थे, 2 हो गए थे, एक पहले से था एक और आया तो कितने हो गए, 2 हो जाएंगे। यहाँ क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, इसलिए यहाँ क्लोरीन कितने होंगे, 2 होंगे। एक क्लोरीन फिर से आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से डिलीट हो जाएगा, तो C और Cl कितना बनेगा, 3 बनेगा। CCl कितना बनेगा, 3 बनेगा और C डबल क्या होगा, H होगा और साथ में क्या बनेगा, HCl। इस तरीके से मेथिल ग्रुप के एक एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से हटाना ही हैलोजनीकरण कहलाता है। कुछ बात समझ में आई, नहीं समझ में आई। और यही काम हम ब्रोमीन से भी कर सकते थे, अगर वो ब्रोमीन लेते तो एक एक ब्रोमीन आता चला जाता और हाइड्रोजन एक एक डिलीट होता चला जाता। इसी को हम क्या बोलेंगे, हैलोजनीकरण। आपसे अलग से रिएक्शन पूछी जा सकती है कि हैलोजनीकरण किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखना होगा, समझ रहे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर जो एथेनोइक एसिड है, क्या है, जो हमारे पास एथेनोइक एसिड है, यानी जो हमारे पास एस्टिक एसिड है, इसके जो एथिल ग्रुप है, इसका कौन सा ग्रुप है, सॉरी एथिल नहीं, मेथिल ग्रुप है, जो इसका कौन सा ग्रुप है, मेथिल। CH3 क्या कहलाता है आपका, मेथिल समूह कहलाएगा, मेथिल ग्रुप कहलाएगा। तो इसका एक एक हाइड्रोजन क्लोरीन या ब्रोमीन से हटा करके उसकी जगह पर क्लोरीन को लाना ही क्या कहलाता है, हैलोजनीकरण। जब क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो जो मेथिल ग्रुप होता है उसका हाइड्रोजन एक हटा करके ब्रोमीन या क्लोरीन उसकी जगह पर क्या होते हैं, स्वयं आ जाते हैं। जब दोबारा फिर कराते हैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो एक और ब्रोमीन आ जाता है, Br2 आ जाता है, फिर उसके बाद एक और आ जाएगा तो Br3 बन जाएगा या Cl3 बन जाएगा और हाइड्रोजन निकले रहेगा, तो HCl या HBr क्या होंगे। अगर हम यहाँ Br लेते तो यहाँ HBr बनता, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाता था। समझ रहे। इस तरीके से हाइड्रोजन, ये आपके जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन सब क्या कहलाते हैं, ये आपके क्या होते हैं, हैलोजन ही तत्व तो बोले जाते हैं।
आपके हाइड्रोजन तत्व बोले जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इन्हीं से जब रिएक्शन कराते हैं और इसमें मेथिल ग्रुप से हाइड्रोजन को डिलीट कराते हैं तो जो रिएक्शन होती है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो हम इसे बोलते हैं क्या, हैलोजनीकरण। ठीक, इसके बाद जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, निर्जलीकरण। क्या देखेंगे, निर्जलीकरण। क्या हम देखेंगे, निर्जलीकरण एक गुण देखेंगे इसका तीसरा, और ये भी पेपर में अलग से पूछा जा सकता है आपसे। निर्जलीकरण किसे कहते हैं, हैलोजनीकरण किसे कहते हैं, और क्या, और क्या था, एस्टरीकरण। क्या था, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण, निर्जलीकरण, हैलोजनीकरण, ये करण वाले हैं, ये तुम्हारे काम की चीज है। करण वाले ये काम आएंगे पेपर में, समझ रहे, इनको अच्छी तरीके से याद करें। ठीक, तो अब हम कौन सा देखेंगे, निर्जलीकरण। एस्टिक एसिड के दो अणुओं को जब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसमें से एक जल का अणु क्या होता है, इसमें से निकल जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसमें निर्जलीकरण बोलते हैं। और साथ ही में एस्टिक एनहाइड्राइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एस्टिक एनहाइड्राइड बन जाता है। आइए देखते हैं इसकी रिएक्शन कैसे होगी। देखिए, आप क्या ले लें, दो अणु ले लें, CH3 COOH, और आप ले लें किसको, CH3 COO, और क्या ले लेंगे हम, H। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की, P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं और इसको गर्म करते हैं। किसको क्या करते हैं, इसको इसकी प्रेजेंस में गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ये एस्टिक एनहाइड्राइड बन जाता है, यानी ये बनेगा CH3CO, CH3CO, और इससे एक ऑक्सीजन ऐसे रह जाएगा, ये बनता एस्टिक एनहाइड्राइड। साथ में ना कितना बचा आप बताइए, ये इसमें से देखिए दो चार थे, ये तो यही लिखा हुआ है, ये देखिए ये और ये दोनों आपके मिलकर के यहां लिखे हुए, लिखे नहीं लिखे, ये पूरे, इसमें एक ऑक्सीजन ये बीच में हो गया, तो क्या बचा आपके पास, दो, एक यहाँ हाइड्रोजन बचा, एक यहाँ क्या बचा, H बचा। तो इसमें से क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, और पानी का निकालना ही क्या कहलाता है, निर्जलीकरण। इस तरीके से हम निर्जलीकरण में लिख सकते हैं कि जब एस्टिक एसिड के दो अणु फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में क्या किए जाते हैं, गर्म किए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, पानी का एक अणु क्या हो जाता है, निकल जाता है, और साथ में एस्टिक एनहाइड्राइड बन जाता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण। और आप अगर इसके रासायनिक गुण 3-4 याद कर लेते हैं तो आपका एथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा, फिनिश। हमने आपको क्या किया, हमने आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताया, इसके बारे में बताया, इसका सूत्र बताया, इसके जो है इसको बनाने की एक विधि बताई, इसके भौतिक गुण बताए, और इसके आपको रासायनिक गुण बताए, और ये यही क्या हुआ, फिनिश हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम साबुन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, साबुन।